सच तो ये है कि मैं हूँ इसलिए तुम परेशान हो। सच तो ये है कि मेरे इतने सारे एक्सेप्शंस और रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म हैं कि तुम्हारी नींद की मैकेनिज्म उड़ गई है। तो ऐसा लगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने पीछे से ये बातें करी, लगा होगा। मेजॉरिटी बच्चों की ये प्रॉब्लम है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर केमिस्ट्री के अंदर कोई सबसे मुश्किल सा पार्ट है या जो उन्हें सबसे ज़्यादा टीज करता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि लोगों ने एक ऐसी परसेप्शन बना रखी है कि इनमें दिस इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि उन एक्सेप्शंस के पीछे भी कोई रीजन है क्या। तो कुछ हद तक जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो रिस्पॉन्सिबल है। क्या करते, पहले हमने अल्काइल हैलाइड उठाई, उसमें पढ़ा नोमेनक्लेचर पढ़ी, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड, इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ अल्काइल हैलाइड। फिर अगले चैप्टर में मूव करते हैं, वहाँ भी पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर और फिर इंडस्ट्रियल यूज ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर। और ऐसा महसूस होता है, ऐसे इमेजिनेशन क्रिएट हो जाती है, ऐसी परसेप्शन क्रिएट हो जाती है कि पीछे वाले का आगे वाले के साथ कोई लिंक नहीं है। और हमें ऐसे महसूस होता है कि हर एक चैप्टर के अंदर 30-40 रिएक्शंस होंगे और 5 चैप्टर के अंदर 150 रिएक्शन है, 150 या उससे ज़्यादा, ऐसा महसूस होता है। मगर ये होता भी है, इट्स ए ऑप्टिकल इल्यूजन। हो सकता है दृश्य भ्रम की स्थिति हो, और ऐसा ही है। जो सच है वो इससे बिल्कुल अलग है। सच ये है कि भाई इसके पास मुश्किल से 20-25 रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शन को एक्सक्लूड करके, और वही 20-25 रिएक्शंस हर एक चैप्टर में घूमकर सामने आ जाते हैं। जो रिएक्शन हमने अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में पढ़ी थी वही रिएक्शन अल्कोहल की प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती है। ऐसा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने जिसको अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी वो हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन के अंदर यूज होता हो, लेकिन हमने क्या करा, हमने कभी उसे क्लब करने की कोशिश नहीं करी, कभी टोटलिटी के अंदर देखने की कोशिश नहीं करी। छोटी सी इमेज देखी, छोटी सी पिक्चर देखी, कंक्लूजन ड्रॉ करी। और ऑब्वियस सी बात है अगर तुमने पार्शियल ऑब्जर्वेशन के ऊपर कोई कंक्लूजन ड्रॉ करी है तो गलत ही होना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वो गलत हो जाती है। तो हम गलती क्या करते हैं, हम ये गलती करते हैं कि बिना सब्जेक्ट के इंटरलिंकिंग को समझे, उनके एक दूसरे के साथ रिश्ते को समझे, एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर 100 से 150 के आसपास रिएक्शंस होंगे। केमिस्ट्री के अंदर बिलो 30 रिएक्शंस हैं। अगर हमने नेम रिएक्शन भी इंक्लूड कर दी तो मैक्सिमम 40 तक जाते हैं, जो तुम्हारी सिलेबस के अंदर है। बस 40 रिएक्शंस का काम है, ठीक है, 40 रिएक्शंस इंक्लूडिंग द नेम रिएक्शंस। अब क्या करें? तो हम गलती कहाँ पे करते हैं भाई? हमारे पास सवाल कैसे आते हैं, एग्जाम के अंदर सवाल कैसे आते हैं? या तो ऐसा लिखा होता है कि आप इसे इनमें से कौन सा तरीका अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर लिखा होता है कौन से तरीके से फिनॉल आप बना सकते हैं, या फिर लिखा होता है कि एसिड के साथ आपने ये कंपाउंड ऐड करी, प्रोडक्ट क्या हो सकता है। ऐसे होते हैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। कई बार ऐसे सवाल होते हैं कि भाई हमने क्या करा, हमने एक कंपाउंड पकड़ी और ऐसे लिखा Cl, इसके ऊपर हमने डाल दी एक्वस KOH और इसने बना दिया X के ऊपर हमने डाल दी PCC और इसने बना दी Y, और Y के ऊपर हमने डाल दिया KMnO4 और इसने बना दी Z। फाइंड आउट द XYZ, ठीक है, फाइंड आउट द XYZ। अब क्या है, ये जो सवाल है ना, ये सवाल यूनिवर्सल किस्म के सवाल है, ये बार बार आने हैं। अब तुम इसे ये सोचो कि ये सिर्फ अल्काइल हैलाइड के अंदर है, या सिर्फ ये अल्कोहल के अंदर है, या सिर्फ ये एल्डिहाइड के अंदर है, तो ऐसी सोच तुम्हें गलत डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रही है। भाई ये एक टोटलिटी है, हमने इन सारे चैप्टर्स को कनेक्ट कर रखा। अगर इसके पहले अगर मान लो यहाँ पे एल्केन डाल दी तो हाइड्रोकार्बन से लेके एसिड तक सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, और तुम्हें इसी कनेक्टिविटी को समझना है। हम क्या करते हैं, जो चैप्टर्स की कनेक्टिविटी है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, और हमने क्या करा, उन्हें रट्टा मारने के मोड में आ जाते हैं और रट्टा मारते रहते हैं। भाई होना ये चाहिए कि आपने एक बार ही सारे नोमेनक्लेचर पढ़ लिए, फिर क्या करा, उन्हें कन्वर्ट करने के, एक दूसरे में कन्वर्ट करने के जो तरीके होते हैं, जो कन्वर्जन है, जो अपने चैनल के ऊपर कन्वर्जन एंड डिफरेंशिएशन करके एक चैप्टर बना रखी है, उसके वीडियो देखने, उसके क्वेश्चंस बनाने हैं। तो इंडिविजुअल चैप्टर्स को पढ़ने से बढ़िया है कि तुम पहले डिफरेंशिएशन और कन्वर्जन वाली बात को करो। तुमने अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कैसे डिफरेंशिएट करा, और ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के अंदर कहीं यूज हुआ क्या, और ऐसी चीज़ों के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा टाइम लगता है। पहले कुछ क्लासेस के अंदर तुम्हें थोड़ा टाइम लग सकता है कार्बन के नंबर को अप करना, कार्बन के नंबर को डाउन करना। 3 कन्वर्जन के बेसिकली 3 पार्ट्स हो सकते हैं, N to N कन्वर्जन, N to N कन्वर्जन, N to N-1 और N to N+1।
थोड़ा टाइम लग सकता है। वैसे ही हमने जब डिफरेंशिएट करा तो यहाँ पे अमाइंस के डिफरेंशिएशन है, अल्कोहल के फिनॉल के साथ डिफरेंशिएशन है, फिनॉल के एसिड के साथ डिफरेंशिएशन है, अल्कोहल की खुद के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ डिफरेंशिएशन है, मगर वो जो डिफरेंशिएट करने के इक्वेशन से आसमान से तो नहीं है भाई, वो इक्वेशन ही नहीं किसी चैप्टर्स के थे ना। और उस इक्वेशन का एसेंशियली एक पार्ट अगर किसी रिएक्शन की केमिकल प्रॉपर्टीज है तो एसेंशियली किसी दूसरे वाले रिएक्शंस की वो प्रिपरेशन मेथड होगी। हर एक रिएक्शन के 2 पार्ट हैं, अगर वो पहली पार्ट में किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज है तो दूसरे पार्ट में किसी की ना किसी की प्रिपरेशन होगी। तुम्हें ऐसे सूक्ष्मता के साथ देखना है, तुम्हें ऐसे माइंडसेट के साथ चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करनी है। तो तुमने क्या करा, पहले कन्वर्जन करी। कन्वर्जन में क्या करा, N to N मतलब नंबर ऑफ कार्बन तुमने चेंज नहीं करे, तुमने 2 कार्बन की अल्कोहल ली और 2 कार्बन की एसिड में उसको कन्वर्ट कर दिया। ये है N to N। तुमने 2 कार्बन के एसिड ली और उसे 1 कार्बन के एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये है N to N-1। तुमने 2 कार्बन की एसिड ली और उसको कन्वर्ट कर दिया 3 कार्बन की एसिड में, इसे कहते हैं N to N+1। तो यहां पे तुम्हें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो तुम्हें शुरुआत में 3-4 दिन लग सकते हैं और 3-4 दिन लगने के बाद जब तुम इस वाली फेज को पार करके चैप्टर स्टार्ट करोगे, वो फीलिंग ही अमेजिंग होती है। वो फीलिंग ही एक बहुत ही कॉन्फिडेंट फीलिंग होती है, जहां तुम्हें आइडिया लगता है जैसे ही तुमने हाइड्रोकार्बन खोला तुम्हें आइडिया लगेगा कि अच्छा ये इसके प्रिपरेशन मेथड है और यही रिएक्शन हमने अल्कोहल के अंदर पढ़ना है, यही रिएक्शन हमने अमाइंस के अंदर पढ़ी थी, यही रिएक्शन हमने अल्काइल हैलाइड के अंदर पढ़ी थी। तो अब वो रिएक्शन तुम्हारे लिए नई सी बात नहीं है, बल्कि तुम उसमें सोच रहे ये और कहाँ तुम्हें मिली थी, तुमने इस वाले रिएक्शन को और कहां पे देखा है। तो तुम एक साथ रिवीजन मोड में भी जा रहे हो, सीख भी रहे, तो तुम्हें अलग से रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत हो उस टाइम पे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और बल्कि इस बार तुम पढ़ नहीं रहे, इस बार तुम ये देख रहे कि ये रिएक्शन तुमने आखिर और कहां पे देखा था, ये जो कन्वर्जन सीक्वेंस थी उसमें ये वाली रिएक्शन कितनी बार आई है। तो इससे क्या होगा कि चैप्टर के अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट भी बना होगा और इसके साथ तुम्हें इस बात का भी आइडिया लगता रहेगा कि ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं होनी, ये रिएक्शन आगे भी 3 बारी या 4 बारी या 5 बारी आनी है। इसके साथ तुम्हें एक इंटरेस्ट और भी दिखेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमने तो ये तो पढ़ रखा है कि अगर यहाँ पे इस वाली रेजेंट की जगह ये रेजेंट डाली तो एल्डिहाइड की जगह एसिड बनना है, अगर यहाँ पे इस वाली रेजेंट की जगह इस वाली रेजेंट को डाला तो अल्काइल हैलाइड की जगह एस्टर बन जाना है। तो ये तुम्हें पहले से आइडिया होगा, एंटिसिपेट कर सकते कि अच्छा आगे 3-4 पेज बाद कहीं तो ऐसा लिखा ही होगा कि अगर हमने ये यूज करके ये यूज करा तो प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। ऐसा हमने कन्वर्जन के टाइम पे या डिफरेंशिएट करने के टाइम पे पढ़ा था। जो डिफरेंशिएशन के रिएक्शन से वो कहीं फिजिक्स से तो नहीं आए भाई, जो हम डिफरेंशिएशन के अंदर रिएक्शंस यूज कर रहे हैं फिजिक्स के हैं क्या? नहीं है ना। मैथ के नहीं है, कहाँ के? केमिस्ट्री के। कौन से चैप्टर के? इनऑर्गेनिक के हैं या फिजिकल के हैं? इनऑर्गेनिक के थोड़े बहुत हैं, मेजॉरिटी कहाँ के हैं? ऑर्गेनिक की ही है। तो जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है वो एक बारी फिर से कन्वर्जन की रिपीटेशन है एक तरीके की। तो लास्ट में तुमने क्या करा, इंडिविजुअल चैप्टर्स को पढ़े, पहले सबकी नोमेनक्लेचर कर ली, IUPAC कॉमन दोनों कर ली, कन्वर्ट करना सीख लिया, डिफरेंशिएट करना सीखा और लास्ट में आते हैं चैप्टर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आते हुए एक पार्ट रह जाती है जिसे हम कहते हैं इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स GOC का एक पार्ट है, उस वाली पार्ट को अगर तुमने पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट चीज़ें खत्म हो जाती है, क्योंकि एप्लीकेशन और इंडस्ट्रियल यूज के ऊपर बड़े मुश्किल से सवाल आते हैं। लेकिन जो रीजनिंग का पार्ट है वो पूरा ही पार्ट मैकेनिज्म और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बीच का है, तो वो पार्ट भी तुम्हें देखना है। वो पार्ट भी तुम चाहो तो इस वाली पार्ट में यहाँ पे इंक्लूड कर सकते। डिफरेंशिएशन और इंडिविजुअल चैप्टर्स के पहले तुमने क्या करा, तुमने यहाँ पे एक लाइन और खींच ली, मैकेनिज्म एंड इफेक्ट्स। यहाँ तक आने के बाद अगर तुमने इतनी सारी चीज़ें कर ली तो सिलेबस अपने आप ही खत्म हो जाता है और आगे पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है। कई बार अगर हम इंडिविजुअली एक एक चैप्टर को पढ़ रहे तो अपने साथ ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं होते, ऐसे कोई मोटिवेशनल फोर्स नहीं होती कि हम ये सोचे अगले चैप्टर्स के बारे में अगर हमने एंटर करा तो वहाँ पर कौन सी नई चीज़ें मिलनी है, कौन सी पुरानी चीज़ें रिपीट होनी है, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में होती नहीं। जो तरीका हमने अडॉप्ट कर रखा है वो मोनोटोनस है। ये जो तरीका है ये क्रिएटिव तरीका है। क्रिएटिव क्यों है? क्योंकि ब्रेन कॉन्टिन्यूसली इंगेज रहता है ये चीज़ों को फाइंड आउट करने में। अच्छा ये रिएक्शन यहाँ भी देखी, ये रिएक्शन यहाँ भी देखी, ये रिएक्शन अभी 3 बारी और भी आनी है। तो ये ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन उसके साथ इन्वॉल्व होता है। इसके अपोजिट जब तुम चैप्टर पढ़ रहे तो ब्रेन एक मोनोटोनस कंडीशन में होता है, उसे एक डाटा एब्जॉर्व करना होता, वो कई बार करता है कई बार नहीं करता।
एक बारी तुम ये तरीके अडॉप्ट करके देखो, 7-8 दिनों का टाइम लो और फिर उसके बाद इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके लिखो कि तुम्हें इसका बेनिफिट मिला या नहीं मिला, और अगर मिला तो किस एक्सटेंट तक बेनिफिट मिला। उसके एक तरीके हैं मेजर करने के। तुमने क्या करा, पहले 3 चीज़ों को कवर करा और फिर PYQ लास्ट 10 ईयर के ऑर्गेनिक के निकाले, तो सिर्फ ऑर्गेनिक के 10 ईयर के 150 से 200 तक क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तुमने ट्राई करा कि ये 200 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद बन जाते हैं। अगर 50% 60% से ज़्यादा बन गए तो बढ़िया सी बात है, इससे बढ़िया क्या हो सकती। अब 4-5 दिनों में तुम इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है।